अगर हम इस पूरे डेटा को डिकोड करें, तो इसमें से मुख्य रूप से 3 बड़े विषय या कहें कि की थीम्स उभर कर सामने आते हैं। तीन मुख्य विषय। जी। पहला विषय है द ग्लोबल स्टेट्समैन, जो स्पष्ट रूप से भारत के कूटनीतिक विस्तार और वैश्विक मंच पर नेतृत्व को मापता है। और दूसरा विषय क्या है? दूसरा है कल्चरल एक्सपोर्ट्स, यानी हमारा सांस्कृतिक निर्यात, जो ये बताता है कि हमारी कला और साहित्य भौगोलिक सीमाओं को कैसे पार कर रहे हैं। और तीसरा सबसे अहम विषय है इनोवेशन एंड गवर्नेंस, जो सिर्फ नई तकनीक खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस तकनीक से व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। बिल्कुल, उस तकनीक से व्यवस्था और प्रशासन को कैसे सुधारा जा रहा है, उसकी बात करता है। इन 3 स्तंभों के इर्द गिर्द ही 2025 की ये पूरी कहानी बुनी गई है। तो आइए बिना किसी देरी के पहले स्तंभ की ओर चलते हैं, द ग्लोबल स्टेट्समैन। जब हम स्रोत में दी गई कूटनीतिक जीत और गठजोड़ों की सूची देखते हैं, तो ये असल किसी विश्व भ्रमण से कम नहीं लगती। विश्व भ्रमण एकदम सही शब्द है इसके लिए। हाँ, मतलब ये साल कूटनीतिक मोर्चे पर सच में असाधारण रहा है। स्रोत एकदम सटीक रूप से बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर ग्लोबल साउथ में गठबंधनों को मजबूत करने के लिए कई देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो ये केवल पुरस्कारों की एक सूची भर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक वक्तव्य है। बिल्कुल, और देशों की ये सूची इतनी विविध है कि ये सीधे तौर पर एक नए वैश्विक समीकरण की ओर इशारा करती है। जरा इस भौगोलिक विस्तार पर गौर कीजिए। दक्षिण अमेरिका से शुरुआत करें तो ब्राजील ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है, जो कि उनका सर्वोच्च सम्मान है। जी। फिर हम अफ्रीकी महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं, जहां नामीबिया ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविट्सिया मिराबिलिस प्रदान किया है। और यहाँ ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस खास सम्मान को पाने वाले वो पहले भारतीय प्राप्तकर्ता बने हैं। एकदम सही। किसी भी देश का अपना ऐसा सर्वोच्च सम्मान किसी विदेशी नेता को वो भी पहली बार देना, दोनों देशों के बीच बन रहे गहरे भरोसे को दर्शाता है। ये नामीबिया वाला तथ्य सच में ध्यान खींचता है। और अफ्रीका में ही घाना ने भी उन्हें अपने ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान से नवाजा है। और इसके बाद अगर हम लैटिन अमेरिका की तरफ लौटें, तो अर्जेंटीना ने उन्हें टू द सिटी ऑनर दिया है। कैरिबियाई क्षेत्र भी इस सूची में पीछे नहीं है। बारबाडोस ने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। और इसके अलावा हिंद महासागर के अहम कूटनीतिक साझेदार मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड कीन प्रदान किया है। और फिर यूरोप और एशिया के चौराहे पर स्थित साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III, और हमारे पड़ोसी श्रीलंका से श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल मिला है। ये सच में महाद्वीपों को जोड़ने वाली बात है। ये जो अलग अलग महाद्वीपों का आपने जिक्र किया, यही ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की असली तस्वीर है। और दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक मंच पर नेतृत्व की ये मान्यता केवल एक ही स्तर पर नहीं है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अकादमिक और नागरिक सम्मान मिले हैं। जी। यूरोप में स्लोवाकिया की फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है, जो शैक्षिक और दार्शनिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही पुर्तगाल के लिस्बन शहर ने उन्हें अपनी सिटी की ऑफ ऑनर सौंपी है, जो एक बहुत ही पारंपरिक और गहरा कूटनीतिक सम्मान माना जाता है। इनमें कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो शायद दो देशों के बीच के जीवंत संबंधों को ही दर्शाता है। ये सब देखकर लगता है कि कूटनीति अब सिर्फ बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये नागरिक सम्मानों के जरिए सीधे लोगों से जुड़ रही है। लेकिन कूटनीति से देश का प्रभाव तो बढ़ता है, पर देश के भीतर क्या चल रहा है, यहाँ से हमारी चर्चा दूसरे विषय की ओर मुड़ती है, संस्थागत उत्कृष्टता और सुशासन। क्योंकि स्रोत बताते हैं कि इस साल केवल व्यक्तियों ने ही नहीं, बल्कि हमारे संस्थानों ने भी कमाल किया है। सुशासन यानी गवर्नेंस की जब बात आती है, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले संस्थानों का जिक्र सबसे पहले आता है। वित्तीय नेतृत्व में इस साल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का प्रदर्शन बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। और ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने RBI को विश्व स्तर पर सबसे नवीन वित्तीय संस्थान यानी मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली घोषित किया है। इसके साथ ही सेंट्रल बैंकिंग जर्नल ने उन्हें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के लिए डिजिटल बदलाव में वैश्विक स्तर पर ऐसी मान्यता पाना,
ये बताता है कि नीतियां कितनी तेजी से भविष्य के अनुकूल हो रही हैं। और ये तकनीकी बदलाव सिर्फ शीर्ष स्तर पर नहीं रुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसकी पहुंच देश के कोने-कोने में है, उसने भी वित्त मंत्रालय से डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन सीखने वालों के लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि इस स्रोत का सबसे शानदार हिस्सा वो है जो एकदम जमीनी स्तर से आता है। बिल्कुल। सोचकर देखिए, एक तरफ आरबीआई जैसे विशाल संस्थान को डिजिटल अवार्ड मिल रहा है और दूसरी तरफ सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में डिजिटल सेवा वितरण के लिए एक स्थानीय ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया है। यही वो बिंदु है जहां सुशासन की असली तस्वीर साफ होती है। एक ग्राम पंचायत का राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस अवार्ड जीतना ये साबित करता है कि डिजिटल तकनीक अब केवल महानगरों की जागीर नहीं रही। सेवाएं अब सीधे गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। इसी तरह राज्य स्तर पर भी अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीतकर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अंतर्राष्ट्रीय दावेदारी पेश की है। और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेलंगाना का मॉडल भी स्रोत में हाईलाइट किया गया है। तेलंगाना राज्य ने टीबी परीक्षण यानी ट्यूबरकुलोसिस की टेस्टिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्त और ग्राम पंचायत, ये दिखाता है कि पूरे तंत्र में हर स्तर पर काम हो रहा है। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम कल्चरल एक्सपोर्ट यानी सांस्कृतिक निर्यात के विषय में गोता लगाने वाले हैं। हमारी किताबें, हमारी विरासत और हमारी फिल्में कैसे दुनिया को हमारी कहानी सुना रही हैं। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का साल बहुत ही समृद्ध रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय कहानियों ने दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में अपनी जगह बनाई है। बानू मुश्ताक को उनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। बुकर प्राइज मिलना किसी भी साहित्यकार के लिए वैश्विक मंच पर सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। और सिर्फ बुकर ही नहीं, सुनील अमृत ने इस साल ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है। इसके अलावा अनुवाद, जो कि हमारी कहानियों को दुनिया तक ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम है, उसमें गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय साहित्य की बढ़ती स्वीकार्यता का सीधा प्रमाण है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात हुई, लेकिन अगर हम अपने राष्ट्रीय साहित्यिक खजाने को देखें तो वहां भी दिग्गजों को सराहा गया है। बिल्कुल, देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मानों में से एक 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार संयुक्त रूप से गुलजार और रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के शिखर पुरुष हैं। और स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो डोगरी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। लेकिन साहित्य से भी पुरानी एक चीज है, और वो है हमारी प्राचीन विरासत। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट का ये हिस्सा सबसे ज्यादा गर्व करने वाला है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को शामिल किया गया है। अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों के यूनेस्को रजिस्टर में शामिल होने का विश्लेषण करें तो ये कल्चरल एक्सपोर्ट का सबसे स्थायी रूप है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होने का मतलब है कि अब ये ग्रंथ केवल एक देश की धरोहर नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गए हैं। ये दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करता है कि हमारी हजारों साल पुरानी सोच और दर्शन अब भविष्य की पीढ़ियों के लिए वैश्विक स्तर पर सुरक्षित हो गए हैं। जी, विरासत की इस गहराई के बाद अब थोड़ा चकाचौंध की दुनिया यानी सिनेमा की बात कर लेते हैं। हमारी सिनेमाई चमक अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए चुना गया है और वे क्लास ऑफ 2026 का हिस्सा बनने वाली हैं। इसके अलावा फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया है। और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न यानी IFFM में अदिति राव हैदरी को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार 2023 के लिए दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को चुना गया है। वहीं 70वें फिल्म फेयर में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2 लोगों ने साझा किया। कार्तिक आर्यन ने फिल्म चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन ने आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। साथ ही नीरज गायवान ने अपनी फिल्म होम बाउंड के लिए
IFFM में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों पुरस्कार अपने नाम किए। कला और संस्कृति की ये दुनिया जितनी रंगीन है, विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया उतनी ही गंभीर और जीवन रक्षक है। हमारे स्रोत का अगला खंड विज्ञान, नवाचार और पर्यावरण को समर्पित है, जहां तथ्य बिल्कुल साफ और सटीक हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर हम गणित के क्षेत्र की बात करें, जिसे अक्सर विज्ञान की भाषा कहा जाता है, तो मासाकी काशिवारा को एबल प्राइज 2025 दिया गया है। एबल प्राइज को गणित की दुनिया में सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक माना जाता है। इसी तरह एक और प्रतिष्ठित गणितीय सम्मान शास्त्र रामानुजन प्राइज 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया है। विज्ञान से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारा पर्यावरण, और यहाँ स्रोत में एक ऐसी उपलब्धि दर्ज है जो सच में हैरान करने वाली है। जी, महाराष्ट्र की जिनाली मोदे को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 चुना गया है। और उनका नवाचार क्या है? उन्होंने केले के फाइबर यानी केले के पेड़ के रेशे से चमड़ा बनाने का तरीका खोजा है। अरे वाह, ये सस्टेनेबल फैशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, इस तरह के नवाचार ही भविष्य तय करते हैं। उद्योग के स्तर पर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो टाटा स्टील को स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 घोषित किया गया है, जो भारी उद्योगों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसके अलावा आचार्य प्रशांत को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट यानी सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद का अवार्ड मिला है। और कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए ब्राजील की मारियांजेला हंगरिया को वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए कामों को मान्यता देता है। स्रोत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क्स भी दिए गए हैं जो दुनिया भर की उन शख्सियतों को दर्शाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च मानक स्थापित किए हैं। जैसे वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में लियू जियाकुन को प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में गुंटर ब्लेशकल्स को स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। इसके अलावा सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों में ईरान के जफर पनाही ने 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में शीर्ष पुरस्कार जीता है। वहीं अलेक्जेंडर पाइने को लोकार्नो फेस्टिवल में मानद लेपर्ड पुरस्कार मिला है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को BFI फेलोशिप से नवाजा है, और एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नाइट्स क्रॉस ऑफ डेनमार्क B विजय शंकर को दिया गया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि उत्कृष्टता केवल कुछ नया खोजने में नहीं है, बल्कि उस खोज का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करने में है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं उन नायकों की जिन्होंने शांति, मानवता और मानवीय सीमाओं को पार करने में अपना जीवन लगा दिया। मानवता की सेवा के इसी विचार को इस साल वैश्विक स्तर पर बहुत सराहा गया है। राजस्थान में काम कर रहे NGO एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। इस पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल कहा जाता है और ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए गए जमीनी काम की बहुत बड़ी जीत है। इसके साथ ही महामारी के उस मुश्किल दौर को कौन भूल सकता है। हाँ, कोविड-19 के दौरान किए गए अभूतपूर्व राहत कार्यों के लिए अभिनेता सोनू सूद को 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति के मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र ने कैनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा नाम सूची में है दलाई लामा, जिन्हें गोल्ड मर्करी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल में सच सामने लाने के लिए निकरागुआ के समाचार पत्र ला प्रेंसा को यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है। ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता का एक बड़ा वैश्विक सम्मान है। अब अगर हम शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती देने वाले खेल और चिकित्सा जगत की बात करें तो हमारे पास शानदार उपलब्धियां हैं। खेल में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है। टेनिस की दुनिया की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। शतरंज जैसे दिमागी खेल में भारत के डी गुकेश ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस का खिताब जीता है। क्रिकेट की दुनिया के दो बड़े दिग्गजों ब्रायन लारा और भारत के DS चंद्रशेखर को CAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही गर्व का क्षण आया जब डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को लेजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला, और वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में ही भारत सरकार द्वारा एक नया कदम उठाया गया है और वो है भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना। यह स्वास्थ्य सेवा में किए गए योगदान को पहचानने का एक नया और महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके बाद सौंदर्य और कला के क्षेत्र की कुछ उपलब्धियों पर नजर डालें तो पैजेंट्री के मंच पर इतिहास रचा गया है। त्सेगो गलाय मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। हमारे देश से मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहना है और शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है। ललित कलाओं यानी फाइन आर्ट्स में भी रचनात्मकता को सराहा गया है। रेत पर अपनी कला उकेरने वाले सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड मिला है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में R.K. श्रीराम कुमार को संगीता कलानिधि सम्मान से नवाजा गया है और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेमचंद पुखरामबाम को ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारी आज की इस चर्चा के अंतिम खंड में आइए 2025 का एक त्वरित सिंहावलोकन करते हैं और कुछ राष्ट्रीय विशिष्टताओं को देखते हैं जो अब तक छूट गई थीं। स्रोत के अनुसार समुद्री क्षेत्र में कैप्टन राजेश उन्नी को नेशनल मैरिटाइम वरुणा अवार्ड दिया गया है। पत्रकारिता में अपनी कलम की ताकत दिखाने के लिए मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। मूर्तिकला के दिग्गज राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कॉर्पोरेट व खेल प्रशासन में जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन सब के साथ देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का आंकड़ा भी स्रोत में दिया गया है। जी, 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। इसमें 7 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 123 पद्मश्री शामिल हैं। 139 पद्म पुरस्कार ये सूची दिखाती है कि देश के कोने कोने में कितने गुमनाम नायक काम कर रहे हैं, जिन्हें अब राष्ट्रीय पटल पर लाया जा रहा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अगर हम स्रोत के अंतिम पृष्ठ पर जाएं और 2025 को इन रेट्रोस्पेक्ट यानी पीछे मुड़कर देखें तो ये साफ होता है कि ये साल एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, ये एक ऐसा वर्ष रहा है जहां 139 पद्म पुरस्कारों की विविधता से लेकर प्रधानमंत्री के लिए ऐतिहासिक 6 नेशन ऑनर रोल तक सब कुछ भारत की बढ़ती प्रभाव शक्ति का सबूत है। ये पूरा साल इस बात का प्रमाण है कि कैसे स्थानीय नवाचार अब वैश्विक मानक तय कर रहे हैं और हमारी कूटनीति एक स्थायी विरासत छोड़ रही है। एकदम सही बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने जो कुछ भी देखा वो सच में विचार करने लायक है। सोचकर देखिए, एक तरफ यूनेस्को नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को सहेजने का काम कर रहा है और दूसरी तरफ केले के रेशे से चमड़ा बनाने वाली हमारी युवा पीढ़ी वैश्विक मंच पर छा रही है। हम भविष्य की डिजिटल ई-गवर्नेंस का रास्ता स्थानीय ग्राम पंचायतों के माध्यम से तय कर रहे हैं और साथ ही हमारी किताबें और फिल्में पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। इस पूरी चर्चा से और खास तौर पर हमारे स्रोतों के इस विरोधाभास और संतुलन से इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? सीखने वालों के लिए यह सोचने का विषय है कि जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ आज वैश्विक विरासत का हिस्सा बन रहे हैं और साथ ही हमारे एकदम स्थानीय गांव तकनीकी भविष्य की नींव रख रहे हैं, तो क्या सच्ची आधुनिकता और उत्कृष्टता का रहस्य वास्तव में हमारी अपनी गहरी जड़ों की ओर वापस लौटने में ही छिपा है? यह सच में एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा को एक नया आयाम देता है। क्या हम अपनी जड़ों से जुड़कर ही आसमान छू रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसे आज के इस गहन अध्ययन से जुड़े सभी लोग खुद विचार कर सकते हैं। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।